तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी कुछ और थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेल आए जिसकी वजह से आज कहानी को मुझे बदलना पड़ा। कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। इसे कई मामलों में एक अहम फैसला मानेंगे। इस फैसले से बहुत सारे लोग सहमत भी नहीं है, एग्री भी नहीं है। फैसला यह है कि 10 साल पहले दिल्ली में एक लड़की का रेप होता है, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया जाता है और फिर 3 लड़कों को पकड़ा जाता है। निचली अदालत तीनों को सजाए मौत देती है, हाई कोर्ट भी सजाए मौत देती है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट दो अदालतों की सजाए मौत को पलटते हुए उन तीनों को बरी कर देती है। अब यहीं से एक सवाल जन्म लेता है कि आखिर ऐसा क्यों? 2 अदालतों ने जिसे फांसी की सजा सुनाई, तीसरी जो सबसे बड़ी अदालत है देश की, उसने उनको बरी कैसे कर दिया? कौन गुनहगार है? यहीं से एक सवाल यह भी उठता है कि क्या एक केस का असर दूसरे केस पर पड़ता है? क्या अदालतें लोगों की भावनाओं, उनके गुस्से, उनके मूड को देखते हुए भी अपना फैसला लिखती हैं या सुनाती हैं? ये कह इसलिए रहा हूं क्योंकि ये कहानी 2012 की है, कहानी फरवरी की है। ठीक 10 महीने पहले जब निर्भया हुआ इस देश में, 2012 में निर्भया केस हुआ था। 16 दिसंबर वो तारीख थी। इस केस की तारीख 9 फरवरी है 2012, निर्भया 16 दिसंबर 2012। और निर्भया केस के बाद इस पूरे देश में गम और गुस्से का एक अजीब सा माहौल था। महिलाओं की सुरक्षा, रेप के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। सड़क से लेकर संसद तक एक शोर सुनाई दे रहा था और उस वक्त कानून बदलने की, सख्त सजा देने की बातें हो रही थी। और उसी दौरान बड़ी खामोशी से अदालतों में एक मुकदमा चल रहा था। वो मुकदमा जिसकी आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। 9 फरवरी 2012 की रात करीब 9:18 का वक्त था जब दिल्ली के एक पुलिस कंट्रोल रूम में एक कोई गुमनाम शख्स फोन करता है और कहता है कि एक लड़की को एक रेड टाटा इंडिका कार में कुछ लड़के थे, उन्होंने कार रोकी और वो लड़की वहाँ से गुजर रही थी अपने 2-3 साथियों के साथ, और उन्होंने उस लड़की को जबरन कार में खींच लिया और उसको लेकर चले गए। ये कुतुब विहार के पास का मामला था। छावला इलाका है ये, और ये छावला केस के नाम से मशहूर है। तो जब पीसीआर को ये कॉल गई, इसके बाद पीसीआर की टीम इधर उधर गई, कुछ नहीं हुआ। उधर रात हो गई। एक बाप जिसकी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी है, वो परेशान है। उसकी बेटी, नाम यहाँ बदल देते हैं, नाम ये चूंकि पूरे मुकदमे में ही इसी नाम को इस्तेमाल किया गया है, जो असली नाम नहीं है, अनामिका। तो मान लीजिए उसका नाम अनामिका है। अनामिका गुड़गांव या गुरुग्राम के डीएलएफ में एक कंपनी में काम करती थी और अमूमन घर 9 बजे तक लौट आया करती थी। उस रात भी 8:30 बजे वो डीएलएफ गुरुग्राम से निकलती है अपने 3 दोस्तों के साथ, तीनों लड़कियां, और ये सड़क पर पैदल चल रही थी, किसी बस या उसके इंतज़ार में थी। तभी एक टाटा इंडिका रेड कलर की रुकती है और अनामिका को अचानक पकड़कर वो लोग खींच के गाड़ी में बिठा लेते हैं। उसकी दोस्त इससे पहले कि कुछ समझ पाए, गाड़ी आगे बढ़ जाती है। अब रात तक अनामिका लौटी नहीं। उसके दोस्तों में से कुछ लोग फ़ोन भी कर देते हैं फिर पुलिस को, वो घर वालों को। इधर माँ बाप अब परेशान, कौन उठा कर ले गया। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर ये कहानी बताते हैं कि लड़की के दोस्त ने बताया है कि उसे किसी कार में जबरन उठा कर ले जाया गया है, तो आप हमारी बेटी को ढूंढिए। पुलिस वालों का पहला जवाब जो होता है वो ये होता है कि हमारे पास इस वक्त गाड़ी नहीं है कि हम थाने से बाहर निकले और आपकी बेटी को ढूंढें। फिर भी हम तहरीर ले रहे हैं इसके और हम ट्राई करते हैं। ये पहला था पुलिस का। खैर, इसके बाद पुलिस मामला क्यों दर्ज करती है, इधर ये अखबारों में खबर आ जाती है। इसी के बाद ये 9 तारीख का मामला था। 12 तारीख को ये केस लोकल पुलिस से लेकर स्पेशल स्टाफ साउथ वेस्ट दिल्ली को सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस मामले की जांच कीजिए। चूंकि अब अखबारों में सुर्खियां बन रही है, दिल्ली की सड़क से एक लड़की को यूं कार में उठाकर ले जाना अपने आप में, वैसे ही दिल्ली बदनाम है महिलाओं की सुरक्षा या वुमेन सेफ्टी को लेकर। तो पुलिस छानबीन करती है। 12 तारीख को यह केस सौंप दिया जाता है। 13 तारीख, अगले ही दिन, जैसे स्पेशल स्टाफ को यह केस सौंपा गया, एक उसी इलाके में, द्वारका इलाके में, एक रेड कलर की टाटा इंडिका कार घूम रही थी। रात का वक्त था। अब रेड कलर की इंडिका कार की तलाश भी है, तो एक जगह पर उस कार को रोका जाता है।
कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ जो लड़का था, बाद में पता चला उसका नाम राहुल है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, उससे कागज़ मांगती है, फिर पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। ये बात है 13 की। 13 को ले जाने के बाद अब 14 को अगले ही दिन इस केस के जो आईओ थे इंस्पेक्टर संदीप गुप्ता, वो एक तरह से ऐलान करते हैं कि हमने इस केस को सुलझा लिया है। फिर वो कहानी सुनाते हैं, कहते हैं कि राहुल, उसका एक भाई जिसका नाम है रवि और उसका एक दोस्त जिसका नाम है विनोद, इन तीनों ने 9 फरवरी को छावला से उस लड़की को रेड कलर के इंडिका में किडनैप किया और इसके बाद वो उसे अपने साथ ले गए हरियाणा, और हरियाणा में फिर इन्होंने झज्जर और उसके आसपास इस लड़की के साथ रेप किया और फिर उसका कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, 13 को गिरफ्तारी के बाद 14 तारीख को दिल्ली पुलिस ने लाश भी बरामद कर ली और ये कहा कि हमने लाश यहीं झज्जर के पास से बरामद की और इन अक्यूज की निशानदेही पर की है। जब पोस्टमार्टम हुआ लड़की का तो पता चला, एक तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, ये निर्भया से पहले का मामला है। उसकी दोनों आंखें लगभग फोड़ दी गई थीं, जिस्म पे हर जगह पे जख्म के निशान थे, प्राइवेट पार्ट्स पे चोट के निशान थे, मतलब बहुत बेरहमी के साथ उसे मारा पीटा गया था। अब जब ये डिटेल अखबारों में आई तो फिर और भी ये मामला तूल पकड़ा। खैर 14 तारीख को पुलिस ने कहा कि हमने लाश बरामद की। अब मौका वारदात से पुलिस ने लाश के साथ जो जब्ती दिखाई, बरामदगी दिखाई, उसमें दिखाया कि जहाँ से लाश बरामद हुई इस जगह ज़मीन पर कुछ लड़की के बालों के टुकड़े थे, हिस्से थे जो टूट गए होंगे, 2 प्लास्टिक की खाली गिलासेस जो शायद जिसमें ड्रिंक करते हैं, तो 2 प्लास्टिक के खाली गिलासेस थे, एक नमकीन का खाली पाउच मिला जहाँ पे ये लाश मिली उसी जगह, और एक वॉलेट मिला। अब ये वॉलेट किसका था? ये पुलिस ने कहा राहुल का है। उस वॉलेट के अंदर उसकी आईडी, उसकी बाकी कागजात सब कुछ था, और ये उन्होंने उस लाश के पास से इस वॉलेट की बरामदगी दिखाई। इतना ही नहीं, मौके से पुलिस ने रेड इंडिका कार के बम्पर के एक टूटे हुए टुकड़े को भी बरामदगी में दिखाया, और जिस कार में राहुल था बाद में उन्होंने उस कार को भी दिखाया कि ये देखो, इसी में ये टूटा हुआ बम्पर था, उसी का हिस्सा ही। अब ये सारी चीज़ें बरामदगी दिखाई। फिर पुलिस ने अपनी कहानी सुनाई कि रात को ये निकले और 36 ड्राइवर किस्म के लोग थे, और इन्होंने ले जाकर उसके बाद सड़क से लड़की गुजर रही थी, इन्होंने लड़की को उठाया, फिर उसे वो सुनसान ले गए हरियाणा की तरफ, वहाँ उन्होंने रेप किया। रेप करने के बाद लड़की ने विरोध किया, फिर इन लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी, उसके बाद गैंग रेप किया, फिर लड़की को मार डाला और लाश फेंक कर तीनों लौट आए। अब इस कहानी के बाद पुलिस ने ये सारी चीज़ें बरामद की और फिर चार्जशीट दाखिल कर दी। अभी भी निर्भया नहीं हुआ, ये सब कुछ अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल में ही चल रहा है। चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में इन तीनों को आरोपी बनाया। अब अदालत में मुकदमा पहुंचा। इसी दौरान में करीब 10 महीना बीत गया। अचानक 16 दिसंबर की तारीख आती है और 17 दिसंबर को पूरे देश में एक खबर आती है, दिल्ली में एक बस में निर्भया के साथ गैंग रेप। इस एक खबर ने पूरे देश को गुस्सा दिला दिया। निर्भया के साथ जो कुछ हुआ, जिसने भी सुना वो दंग रह गया कि ऐसा भी हो सकता है, हमारे जैसे इंसान ऐसा कर सकते हैं। अब उसके बाद एक मुहिम सी चली, मोमबत्ती जलाने से लेकर ऐसे बलात्कारियों को फांसी पर चढ़ाने तक, कानून में बदलाव को लेकर संसद तक में, भवन में इसकी बहस शुरू हुई। और पूरे देश में, निर्भया दिल्ली की थी लेकिन पूरा देश उसके लिए अफसोस मना रहा था। और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बातें हुई, नए सख्त कानून आएंगे। अब इधर ये सब कुछ चल रहा है, उधर अदालत में एक और मुकदमा चल रहा है, और वो है इस लड़की का, यानी जिसका एक नाम बताया मैंने, अनामिका, 19 साल की लड़की थी। 2012 16 दिसंबर यानी साल खत्म होने वाला था। इसके बाद 13 आ गया। 13 में भी निर्भया का असर तो था ही था। अब 14 की शुरुआत आई। 14 की शुरुआत में दिल्ली की लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया इस अनामिका केस में। कोर्ट ने कहा कि इन तीनों ने अनामिका का रेप किया, गैंग रेप किया, और इसके बाद उसे मार डाला, और ऐसी घिनौनी हरकत के लिए इन तीनों को फांसी की सज़ा दी जाती है। ये लोअर कोर्ट का फैसला था। और उस वक्त देश का मिजाज और मूड और गुस्सा वैसे ही था कि हर बलात्कारी को सीधे फांसी पे चढ़ा दो। अब ये केस एक मकाम पर अपने पहुंचा, लोअर कोर्ट का फैसला आया। तीनों सजायाफ्ता मुजरिमों ने, राहुल, उसके भाई रवि और विनोद ने अब हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की। अब हाई कोर्ट में ये मामला आया। हाई कोर्ट में भी ये मामला करीब 1-2 साल चला। उसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
हाई कोर्ट ने कहा कि जो लोअर कोर्ट है उसका फैसला सही है, इन तीनों ने ही अनामिका के साथ रेप किया और उसे मारा और इसलिए इनको फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए और ये सज़ा बरकरार रहेगी। अब 2 कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी। इसके बाद इन तीनों ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबा चला, इधर वक्त बीत रहा, इधर धीरे धीरे निर्भया की तरफ से भी हम लोग एक तरह से अब भूलते जा रहे हैं उन चीज़ों को। अब वो गुस्सा, वो खून का खौलना थोड़ा ठंडा होता जा रहा है, क्योंकि 10 साल हो गए निर्भया को भी। तो इधर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट में बहस चली और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ऐतिहासिक शब्द मैं यहाँ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस फैसले से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि इन तीनों के साथ लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया और इन तीनों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, यानी शक के आधार पर इस केस से बरी किया जाता है। तो जिनके गले में अब तक फांसी का फंदा बस झूलता जा रहा था, कभी भी फांसी हो सकती थी, वो तीनों कल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आज़ाद हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि जिन 2 अदालतों ने तीनों को फांसी की सज़ा दी, देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा क्या पाया कि इन तीनों को बरी कर दिया? तो यहीं से पूरी जांच की कहानी शुरू होती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पुलिस ने मौका वारदात से कुछ बालों के टुकड़े बरामद किए, 2 खाली प्लास्टिक के गिलास, नमकीन का एक पाउच, एक वॉलेट, एक रेड इंडिका कार के बम्पर का टुकड़ा और इन सब के अलावा उस कार के जो सीट कवर थे उसको उठाया। फिर सैंपल लिए, लड़की के भी लिए और इन सब के भी लिए, और फिर ये कहा कि डीएनए मैच कर गया है। अब मैंने इसी कहानी में बहुत बार आपसे कहा कि डीएनए एक वो चीज़ है कि अगर उसका इस्तेमाल सही ढंग से हो तो एक भी बलात्कारी अदालत से बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये वो सबूत होता है जिसे दुनिया की हर अदालत मानती है और इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। लेकिन यहाँ डीएनए है, सब कुछ है, उसके बावजूद अदालत उसे बरी कर रही है तीनों को। क्यों? ये सवाल उठता है। तो यहीं से दूसरी कहानी शुरू होती है। पुलिस कैसे किसी केस को अंजाम तक पहुंचा सकती है और कैसे किसी केस को बिगाड़ सकती है, इससे बेहतरीन मिसाल कोई और केस नहीं हो सकता जो अनामिका केस के साथ हुआ। जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों को बरी किया है, सिर्फ वो पॉइंट अब सुनिए और फिर अंदाजा होगा कि पुलिस काम कैसे करती है। 13 तारीख को राहुल पकड़ा जाता है, 13 फरवरी को, कत्ल के 4 दिन के बाद 9 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था। पहली चीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की तारीख या वक्त सही लिखा ही नहीं था। उसमें यह था कि जब ये पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आई उससे 72 से 96 घंटे पहले शायद इसकी मौत हुई, शायद। अब पोस्टमार्टम 14 को हुआ है, लड़की किडनैप 9 को हुई है, 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन हो गए। अगर आप 96 घंटे के हिसाब से चलें तो भी ये 4 ही दिन हो रहा है। तो पहला लूपहोल ये था कि मौत की तारीख और वक्त ये क्लियर नहीं है, लेकिन लड़की की किडनैपिंग का वक्त क्लियर है और उसकी किडनैपिंग के बाद कब मौत हुई ये चीज़ भी साफ नहीं है। तो हो सकता है 8 को मौत हो गई, लेकिन 8 को वो जिंदा थी, दोस्तों के साथ थी, इस बात को कैसे कोई झुठला सकता है? लेकिन अदालतों के बहस बड़े अजीब होते हैं। तो पहली चीज़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का सही वक्त नहीं बता पाया गया। दूसरी चीज़, 14 सितंबर को पोस्टमार्टम होता है अनामिका का, और ये शायद देश में जानकारी में हम लोग के पहली बार है, वरना पता नहीं कितनी बार कहाँ होता होगा। 14 को पोस्टमार्टम हुआ, एक रेप विक्टिम है, इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन उसके 2 दिन के बाद 48 घंटे के बाद यानी कि 16 फरवरी को 16 को पोस्टमार्टम हो जाने के बाद इस लड़की के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। शायद दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। जब पोस्टमार्टम हो रहा था उसी वक्त कलेक्ट कर लेते हैं अमूमन डॉक्टर और ये सब, लेकिन यहाँ पोस्टमार्टम हो गया उसके 2 दिन के बाद ये सैंपल कलेक्ट किए गए। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो सबसे अफसोसनाक है, इन 3 एक्यूज्ड को, आरोपियों को, इनका कोई टीआईपी यानी कि परेड नहीं हुआ, शिनाख्ती परेड के किसी ने देखा कि हाँ यही गाड़ी में था, यही लेकर भागा था। एक भी आई विटनेस पुलिस इकट्ठा नहीं कर पाई। चलिए इसको फिर भी माफ किया जा सकता है, अंधेरा था, लोगों ने नहीं देखा, माफ है। लेकिन 13 तारीख को राहुल अरेस्ट होता है
इसके कहने पे उसी रात और अगली सुबह बाकी दोनों अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब 14। अब पुलिस किस्तों में इनके सैंपल कलेक्ट कर रही है। पहले 14 तारीख को कुछ सैंपल लिए राहुल और विनोद और रवि के, फिर 15 को पुलिस ने कहा छुट्टी मनाओ, इनका क्या सैंपल लेना। फिर 16 को नहीं याद आता, नहीं सैंपल ले लो। फिर कुछ 16 को लेते हैं। अब उसके बाद कायदे से जो सैंपल, चाहे वो डीएनए के हों, ब्लड के हों, आपको मिलान करना है, रेप के साथ मिलान करना, विक्टिम के सैंपल के साथ, ताकि डीएनए मैच हो सके। पुलिस सैंपल कलेक्ट करती है और थाने के मालखाने में रख देती है। मालखाने में रखने के बाद वो अगले 11 दिनों तक भूल जाती है कि सैंपल को हमें CFSL भी भेजना है, फॉरेंसिक लैब, ताकि हम मिलान कर सकें। अब अपने कुछ नियम कानून हैं, कायदे हैं अपने देश में। अगर आप ब्लड जैसी चीज़ें कोई सैंपल कलेक्ट करते हैं तो एक तो उसको उसी कानूनी तरीके से करना होगा, सील्ड होगा, और 72 आवर्स के अंदर अंदर उसको आपको लैब के अंदर भेजना, क्योंकि कई जगह पे लैब दूर होता है। बाकी अगर आप सैंपल कलेक्ट करते हैं तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको CFSL या लैब में भेजना होता है। मतलब 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर आपको हर सैंपल CFSL या फॉरेंसिक लैब तक भेजना ही भेजना है। और यहाँ एक अहम केस के अहम सैंपल 11 दिनों तक एक पुलिस स्टेशन के मालखाने में खुला पड़ा हुआ है। अब मैंने आपसे कहानी सुनाने से पहले DNA के जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे देश में, दिल्ली में एक है, उनसे बात की। फॉरेंसिक के जो एक्सपर्ट हैं हमारे डॉक्टर हर्ष शर्मा, उनसे लंबी बात की। और फिर चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और इसी बेस पे था, तो मैं खुद समझना चाह रहा था। तो जो DNA के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सैंपल का वक्त बढ़ता जाता है और उसको अगर आपने जो एक प्रोसीजर है उसके तहत कलेक्ट करके नहीं रखा है, यूं ही लापरवाही से रखा है और तय मोहलत से ज़्यादा रखा है, तो जो फाइनल रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में इफ एंड बट हो सकता है, ये उनका कहना था। मतलब वहां शक का बीज बोया जा सकता है और फिर अदालतों को गुमराह किया जा सकता है। तो यहां पर वो सैंपल भेजा ही नहीं गया। 11 दिन बाद, यानी कि जो सैंपल 14 और 16 फरवरी को कलेक्ट किया गया, वो 27 फरवरी को CFSL दिल्ली को भेजा जाता है और उसके बाद रिपोर्ट आती है। अब ये मामला अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, अब ये भी सुनिए। कुल इस मामले में 49 विटनेसेस को पुलिस ने तैयार किया, 49 गवाह। मैंने पहला कहा कि किसी इन सब का TIP हुआ नहीं, कि कुछ शिनाख्ती परेड नहीं हुई, क्योंकि पहचाने, पहली गलती। दूसरी, जब 49 गवाह पहुंचे तो इनमें से 10 और कुछ और अहम गवाह, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंस को करने का मौका ही नहीं मिला, किया ही नहीं, और ये रिकॉर्ड पर है। तो जब आपने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया तो इसका मतलब इंसाफ अधूरा है, आपने कानून का पालन नहीं किया। और इन सब के बिना बस जज ने लोअर कोर्ट में ये देखते हुए कि ये सारी चीज़ें हैं, ये कॉल डिटेल है, ये सैंपल आ गए हैं, DNA की रिपोर्ट आ गई है। हालांकि उसमें ये भी है, उस कार से एक जैक और पाना भी बरामद किया और कहा पुलिस ने कि इस जैक और पाना से इस लड़की को मारा गया है। उसके बाद उसके भी फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसमें ये लिखा हुआ था कि हो सकता है कि इस जैक और पाना से मारा गया, हो सकता है, कंफर्म नहीं थे। लेकिन इन चीज़ों को भी लोअर कोर्ट ने नहीं देखा। लोअर कोर्ट ने, मुझे लगता है कि शायद उस वक्त जो निर्भया का केस हुआ, वो केस उनके दिमाग पर था। उनको लोगों के गुस्से का एहसास था कि इस देश में रेप और मर्डर को लेकर इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं, और शायद उस माहौल का असर था कि बिना इस अहम सबूतों, गवाहों, चीज़ों को देखे बिना उन्होंने इन तीनों को फांसी की सज़ा दे दी। और अगर वो सही थे तो फिर ये पुलिस की लापरवाही थी, जिसने अहम सबूतों को सही वक्त पे कानूनन नियम के हिसाब से कलेक्ट करके तय वक्त पर तय जगह पर नहीं पहुंचाया। अब इसके बाद हाईकोर्ट ने भी वही निचली अदालत के फैसले को देखा, पढ़ा और अपना फैसला सुना दिया कि फैसला बरकरार, तीनों को फांसी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यही पॉइंट्स को उठाए गए, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट साबित हुआ कि 11 दिनों तक सैंपल पुलिस स्टेशन के मालखाने में और उसके बाद उसे लैब भेजा गया, इसके साथ छेड़खानी हो सकती है, ये मैनिपुलेट किया जा सकता है। गाड़ी के जो बम्पर हैं, जो पर्स है, वो वहीं पे कैसे बरामद हुआ, उसकी कई तस्वीरें पेश की। एक तस्वीर में है कि पर्स में कीचड़ लगा हुआ, एक में है कि साफ सुथरा है। तो उससे भी एक क्रिएट किया गया है कि डाउटफुल है, ये पुलिस ने प्लांट किया खुद से। बम्पर भी खुद पुलिस ने तोड़ा और जाके स्पॉट पर रख दिया लाश के पास, पर्स भी उससे लिया और ले जाकर स्पॉट पर रख दिया और फिर बरामदगी दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ों ने इस केस को कमज़ोर कर दिया और अब वो तीनों बरी हो गए। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये तीनों सचमुच बेकसूर हैं,
तो फिर अनामिका का असली गुनहगार कौन है? 10 साल हो चुके हैं, अनामिका के माँ बाप को इंसाफ तो नहीं मिला। उनकी एक बेटी जो सिर्फ 19 साल की थी, जिसके साथ इतनी बर्बरता हुई, इतनी वहशियाना तरीके से उसे मारा गया, उसके बलात्कारी और उसके कातिल का कोई सुराग नहीं। अगर ये तीनों बेकसूर हैं तो, और पलट दूं, अगर ये तीनों सच में गुनहगार हैं तो फिर सवाल ये है कि पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं किया? अदालतों ने उन चीज़ों पर शुरुआत से ही नज़र क्यों नहीं रखी? क्योंकि एक केस का ऐसा अंजाम हो, ये अफसोसनाक होता है। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि अनामिका का गुनहगार कौन था, और क्या इसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि कायदे से अनामिका, इन तीनों को तो छोड़ा जा रहा है बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, लेकिन अनामिका के घर वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने दिल्ली स्टेट लीगल उससे कहा है कि आप उसको मुआवजा दीजिए। बट सवाल ये है कि एक बेटी को खोने वाले माँ बाप के गम और दर्द को कुछ हज़ार या लाख रुपए का मरहम देकर आप उसके दर्द को दूर कर सकते हैं? कभी कभी नहीं। उस माँ बाप को यही चाहिए था कि उसकी जो भी बेटी का गुनहगार है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन यहाँ 2 अदालतों से फांसी, एक अदालत से बरी, और पूरी बात आ जाती है दिल्ली पुलिस के उस अफसर पर, उन आईओ पर, जिन्होंने इस केस की तफ्तीश की और इस केस का पूरा बेड़ा ही गर्क कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी छावला की। इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आप भाई सिलसिला अपना, आज प्रीति यादव का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति। और ये सौरभ और सुनील यादव जी ने भेजा है। साथ ही सारसलता, बल्कि हाँ सारसलता जी, सारसलता तोमर जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सारसलता जी। और ये हिमांशी और ऋतिक की मम्मी है। आफिया प्रवीण का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आफिया। और ये मुदस्सिर आलम और तरन्नुम इनकी बिटियां हैं। साथ ही कमाल अहमद, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कमाल। और ये अब्दुल मतीन ने भेजा है सऊदी अरब से। इसके अलावा प्रिंस, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिंस। और कुलदीप परिहार ने भेजा है। साथ ही अरहम शेरवानी और साइम शेरवानी अलीगढ़ से हैं, इनकी एनिवर्सरी 6 नवंबर को थी, तो रिलेटेड आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। दीपक गौर, इन्होंने भी इस छावला स्टोरी की बहुत सारे लोगों ने लिखी थी। साथ ही अनु बाली, कनाडा से हैं ये। और आपने जो अनु बाली साहब लिखा है, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जो भी हेल्प हो मैं ज़रूर करूंगा उस स्टोरी पर। अजय सिंह बुल्लू एक स्टोरी की फरमाइश की है। साथ ही दीप दास उड़ीसा से एक स्टोरी की फरमाइश की है। पूजा आहूजा, थैंक यू सो मच, कल की स्टोरी की इन्होंने तारीफ की थी। साथ ही दिशारी विश्वास, थैंक यू सो मच। उस्मान अंसारी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की। सरफराज शेख ने एक स्टोरी की फरमाइश की है। साथ ही विकास बांगर हैं, नवनीत और जया रे जी हैं, थैंक यू सो मच। आरिफ हुसैन हैं, थैंक यू सो मच। और श्रीनिवास राव समेत बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि कल की जो कहानी सुनाई थी मैंने ऑपरेशन की, हाफिज सईद की, उस ऑपरेशन को किसने अंजाम दिया, उस ऑपरेशन का कोई नाम क्या था? तो मैंने जानबूझकर उस ऑपरेशन का नाम, उस ऑपरेशन को किस एजेंसी ने दिया, वो कौन लोग थे जो इस के पीछे थे, कुछ वजह थी जिसकी वजह से वो मैंने नाम नहीं दिया। वो वजह आप समझ सकते होंगे। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।